वेलकम स्टूडेंट, मैं सरिता भारद्वाज। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। आज बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने किसके बारे में पढ़ा, श्वसन के बारे में, कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, किस किस अंग का क्या क्या कार्य होता है। तो आज उसी के बेस्ड हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन उत्तक तक कौन पहुंचाता है। मींस जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेल तक, कोशिका तक कौन पहुंचाता है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा, रक्त। क्योंकि रक्त ही ऐसा है जो हमारे शरीर में सेकंड के भी कुछ हिस्से में पूरे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो रक्त है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाता है, उत्तक तक या फिर कोशिका तक। दूसरा, अगर हम इसमें, लेकिन बच्चों जो रक्त है, अकेला रक्त ये काम नहीं करता। रक्त के अंदर एक वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम क्या होता है, श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन। वही क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कहां तक पहुंचाता है, उत्तकों तक। तो हम इसका आंसर क्या कर सकते हैं, रक्त में उपस्थित श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन वायु से ऑक्सीजन उत्तक तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है वो कहाँ उपस्थित होता है। अभी हमने बताया कि ये कहाँ पर उपस्थित होता है, रक्त में। लेकिन रक्त के अंदर भी बहुत सारी हमारे पास क्या होती हैं, कणिकाएं होती हैं, जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा भी होता है। तो जो श्वसन वर्णक है वो कहाँ पर मिलता है हमें, आरबीसीज के अंदर, मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स के अंदर, या हम क्या बोल सकते हैं इनको, लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि जो कूपिकाएं होती हैं, अगर हम उनकी सतह को फैला दें तो वो कितने क्षेत्र को ढक लेती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लंग्स है उनकी सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अगर हम उनको फैला दें तो वो कितना ले लेंगे, 80 स्क्वायर मीटर के एरिया को। मतलब कि अगर हम कूपिकाओं की सतह को भी फैलाएंगे तो ये कितना लेंगे, 80 वर्ग मीटर के क्षेत्र को ढक लेंगे। हमारे शरीर में भोजन, लवण, ऑक्सीजन व वृज्य पदार्थों जैसे नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे पास मिलते हैं का वहन कौन करता है। तो उनको कौन वहन करता है, रक्त। और रक्त में भी एक तरल माध्यम होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा। तो अगर हम स्पेसिफिक करें तो हम क्या कहेंगे, रक्त के तरल माध्यम में किसका वहन होता है, भोजन, लवण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनी लाइक वज्य पदार्थों का। रुधिर यानी कि रक्त कैसा उत्तक है, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है कि ये कैसा उत्तक है, एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त में या रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसका नाम बताइए। अभी हमने बताया उसका नाम क्या होगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जो स्थलीय जीव हैं उनमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये, या हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वो डायरेक्ट कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वायु से। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा वायु मंडल से, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेते हैं। जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जलीय जीव कहाँ पर रहते हैं, जल में। तो जो जल में विलय या फिर जो घुलनशील ऑक्सीजन होगी जल में, वो उसी को लेंगे। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है। अभी हमने बताया कि स्थलीय जीव वायुमंडल से उपस्थित ऑक्सीजन को लेगा, और जो जलीय जीव होंगे वो कहाँ से लेंगे, जल से। जल के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि जब हमारे जलीय जीव श्वसन करेंगे तो उनको जल्दी जल्दी से श्वसन करना पड़ेगा, ताकि जो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा से ज्यादा उनको मिल सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्थलीय जीव में
ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से आसानी से हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। लेकिन जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल में घुलनशील ऑक्सीजन से, और वो जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम है, तो इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी से श्वसन करना पड़ता है। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो स्थलीय जीव हैं वो लाभप्रद हैं। किसके कंपैरिजन में? जलीय जीव के कंपैरिजन में। जंतुओं में अकेले विसरण द्वारा सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जंतुओं के शरीर की बात करते हैं तो उनके शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है, और इसीलिए जो विसरण है वो पर्याप्त नहीं होता। हमने अमीबा, अर्थवर्म वगैरह इनके अंदर बताया कि विसरण द्वारा क्या हो जाता है, आराम से ऑक्सीजन एक अंग से दूसरे अंग में या फिर सारे शरीर में चली जाती है। क्योंकि अमीबा तो कैसा है? एक कोशिकीय जीव। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो शरीर है, उनका जो शरीर है उसका आकार कैसा है? छोटा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या करेंगे बच्चों? कि जो शरीर का आकार है वो बड़ा होता है, इसीलिए अकेला विसरण सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में पर्याप्त नहीं है। तंबाकू का उपयोग हानिकारक क्यों है? अब तंबाकू कहाँ कहाँ पर मिलता है? सिगार, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, गुटखा आदि। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सब का सेवन हानिकारक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तंबाकू का जब उपयोग करता है कोई भी, तो उसको जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत यानी कि लीवर की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार होता है कि जो धुआं रहित तंबाकू है, जिसमें से धुआं नहीं निकलता, उसका सेवन हानिकारक नहीं है। लेकिन जो धुआं रहित तंबाकू है वो भी हमारे लिए हानिकारक है। उससे भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर आदि बीमारियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को पूछें कि तंबाकू का उपयोग क्यों हानिकारक है, तो क्योंकि इससे जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत की बीमारियां होती हैं। भारत के अंदर जो मुंह के कैंसर की घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा किसका सेवन कर रहे हैं? गुटखे का। तो ये भी पूछ सकते हैं मुंह का जो कैंसर है वो किस प्रकार के तंबाकू के उपयोग से होता है। तो जब गुटखे के रूप में हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो मुंह वाला कैंसर होने के चांसेस हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? वही आएगा। धूम्रपान, तंबाकू दोनों सेम। अगर हम धूम्रपान करते हैं तो उससे भी क्या होगा? फेफड़ों की, दिल की, जीभ की या फिर लीवर की बीमारियां होंगी। एक और आप इसका दूसरे तरीके से भी आंसर कर सकते हो बेटा। आपको ध्यान है कि जब नासा द्वार से ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचती है? फेफड़ों तक। तो नासा द्वार के अंदर वायु मार्ग में कुछ छोटे छोटे से बाल होते हैं, और साथ में क्या होता है? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस। तो जब धूम्रपान करते हैं तो जो उससे धुआं निकलता है वो इस वायु मार्ग में, जो नासा द्वार के वायु मार्ग में उपस्थित बाल और श्लेष्मा है, उनको क्या करते हैं? जला देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वायु में उपस्थित रोगाणु होंगे, धूल कण होंगे या फिर कोई भी हानिकारक अशुद्धियां होंगी, वो कहां पर चली जाएंगी? फेफड़ों के अंदर। जिससे क्या होगा? फेफड़ों में संक्रमण होगा, खांसी इत्यादि की बीमारियां होंगी। हो सकता है कि फेफड़ों का कैंसर भी हो जाए। तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि ये वायु मार्ग, नासा द्वार से जाने वाले वायु मार्ग में उपस्थित छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा को क्या करती है? जला देती है, जिससे फेफड़ों तक जाने वाली वायु शुद्ध नहीं हो पाती। उसमें उपस्थित रोगाणु, धूलकण और जो हानिकारक पदार्थ हैं, अशुद्धियां हैं, वो हमारे फेफड़ों को क्या कर देती है? संक्रमित, जिससे खांसी या फिर कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया कि जंतुओं में अकेले विसरण द्वारा सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और अगर अकेले विसरण से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन होगा तो क्या होगा कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में
3 वर्ष का समय लगेगा, मतलब कि 3 साल लग जाएंगे। अब तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो हमारे फेफड़ों से हमारे पूरे शरीर में फैल गई और कब कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल गई। हम बहुत जल्दी जल्दी से करते हैं ये प्रोसेस। लेकिन अगर विसरण के द्वारा होगा, उसमें हीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं होगा, तो कितने वर्ष लग जाएंगे? 3 साल लग जाएंगे फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में। बच्चों, मैं अब एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूं। आपने देखा है कि आप सबके घरों में पानी आता है। जो वो पानी आता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, और कहां पर स्टोर करके रखते हैं? टंकी के अंदर। और जो ये हमारी टंकियां होती हैं, ये कहां पर रखी होती हैं? छत पर। हो सकता है वो दूसरी तल पर रखी हो या तीसरे तल पर रखी हो, यानी कि काफी ऊंचाई पर छत पर वो हम क्या रखते हैं? टंकी को रखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करके रखते हैं? जल को भंडार करके रखते हैं। अब वो पानी अपने आप से तो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि नीचे वाले तल से दूसरे या तीसरे तल तक अपने आप नहीं पहुंचता। उस जल को छत तक पहुंचाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? मोटर की या फिर पंप की। आपने देखा होगा, ये तो आप अपने घर में रेगुलर में ऑब्जर्व करते ही हो। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो रक्त है वो क्या करता है? बहुत सारे पदार्थों को अपने अंदर वहन करता है। जैसे हमने अभी बताया भी था एक क्वेश्चन में कि जो रक्त है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का, वृज्य पदार्थों का, भोजन का, लवणों का वहन करता है। अब जो ये वहन करना है अलग अलग अंगों तक, तो उस रक्त को सभी अंगों में धकेलने के लिए हमें किसी ना किसी यंत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि रक्त बहुत स्पीड से हमारे सारे शरीर के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर प्रवाहित होता है। तो वहां पर जो यंत्र की हमें आवश्यकता होती है, वो यंत्र कौन सा होता है? पंप यंत्र, यानी कि पंपन यंत्र। तो ये क्वेश्चन मैंने जो यहां पर लिखा, रक्त को शरीर के सभी अंगों तक या सभी अंगों में धकेलने के लिए हमें किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पंपन यंत्र की। और जो ये पंपन यंत्र होता है वो कौन होता है? हमारा हृदय, हमारा दिल। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे? पंपन यंत्र के बारे में या फिर हृदय के बारे में।